हाय एवरीवन, कैसे हैं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं और आज का डिस्कशन होने वाला है। शायद आपको इससे कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका पीछे रीज़न क्या है। ओके, ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो आज इसको हम लोग समझेंगे कि व्हाई हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द अदर ऑर्बिटल्स। ओके, तो चलो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, हमेशा याद रखोगे दो चीज़ कि स्टेबिलिटी कौन सा दो फैक्टर के ऊपर या कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर। किसी भी चीज़ का सिमेट्री होगा तो वो हमेशा स्टेबिलिटी को ज़्यादा इनिशिएट करता है। मतलब सिमेट्री मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सिमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिमेट्री होगा। ओके, अगर एक सिमेट्रिकल वे में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अगर हम लोग सिमेट्रिकल एक डिस्ट्रीब्यूशन रख पाएंगे सो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सिमेट्री अगर होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। मतलब विद द सिमेट्री, अगर एक स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तो उसमें स्टेबिलिटी और ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मैंने डी ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख रहा है कि डी में जो होता है सब सेल, तो ये डी सब सेल में आपको 5 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5। सो 5 ये जो ऑर्बिटल है जो कि डी सब सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर ये सारे ऑर्बिटल में आइदर हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड होगा तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ता है। इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है ये थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है या थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो है ऑब्वियसली एनर्जी। ठीक है, वो है एनर्जी। बच्चों ये चीज़, ये वाला जो फैक्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर एक्चुअली डोमिनेट करता है, किसी भी चीज़ में डोमिनेट करता है कि अगर आपका सिस्टम में या किसी एक एटम में ज़्यादा एनर्जी है तो उसका स्टेबिलिटी हमेशा कम होगा, उसका स्टेबिलिटी हमेशा कम होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह ही सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है बच्चों, ओके, स्टेबिलिटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे किस किस तरह का एनर्जी का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दो फैक्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एटम को स्टेबल बनाने के लिए या किसी भी सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो पहला है सिमेट्री एंड सेकेंड इज द एनर्जी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है। देखो बच्चों, अगर किसी एटम में, किसी भी एटॉमिक सिस्टम में, ठीक है, अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि ये मैंने पेन लिया है, अगर ये पेन को मैं ग्राउंड लेवल में रखता हूँ, मान के चलते कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बट अगर मैं इसको सर्टेन हाइट में ले जाता हूँ तो ये अनस्टेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया और आप लोग देखें कि किस तरह से ये पेन नीचे आ गया। मतलब हम लोग के यूनिवर्स में हर एक सिस्टम चाहता है कि एक मिनिमम एनर्जी के ओर भागे, राइट। सो कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, ये भी हमेशा इस वे से अरेंज होना चाहेंगे कि जैसे उसका एनर्जी मिनिमाइज रहे, जितना से जितना हो सके एनर्जी सिस्टम को मिनिमाइज किया जाए या पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखा जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, कैसे एक एटम
अपने आप को एक ग्राउंड लेवल या मिनिमम एनर्जी लेवल में मेंटेन रखते हैं। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में होगा, वो आपस में अपना पोजीशन को एक्सचेंज करते रहता है। इसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी कहता है, जो कि मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला तो चीज़ है कि सिमेट्री। हमेशा याद रखना है कि सिमेट्री होगा तो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, इसको ज़्यादा हम लोग सिमेट्रिकल मानते हैं। चलो समझ लेते हैं इसको और अच्छा से। मैं ये दोनों पॉइंट को और अच्छा से समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ओके, मान के चलो कि मैंने तुमको एक ऐसा ऑर्बिटल दे दिया। चलो ये डी ऑर्बिटल फिर से मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया। तो क्या ये ज़्यादा सिमेट्रिक है? नहीं, ये ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ पे एक हाफ फील्ड मिल रहा है। यहाँ पे सॉरी, कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा? जिसमें इधर कंप्लीटली फील्ड होगा और नहीं तो बच्चों हाफ फील्ड होगा। तो ये आप पी ऑर्बिटल को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने पी ऑर्बिटल लिया, तो पी ऑर्बिटल में बच्चों यहाँ पे आपको 3 सबसेल मिल जाएंगे। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल मिल जाएगा। देखो 1 2 3। तो एक ऑर्बिटल में अगर मैंने इस तरह से पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिकल हम लोग 2 केस में कह सकते हैं। ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, आइदर आप इसको हाफ फील्ड कर दीजिए और नहीं तो आप इसको कंप्लीटली फील्ड कर दीजिए। ओके, तो आई होप कि सिमेट्रिकल वाला आइडिया आपको मिल गया कि जब भी कोई ऑर्बिटल को आप फील करेंगे, तो कोई भी एटम्स चाहता है, अगर उसके पास मौका मिल जाए तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है, इसको आइदर वो हाफ फील्ड करने की कोशिश करेगा और नहीं तो इसको कंप्लीटली फील्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। तो इसी अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ज़्यादातर एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे मिनिमम एनर्जी लेवल वो मेंटेन करता है। बट कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि हम लोग ग्राउंड स्टेट में मानते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में ना होके क्या होता है ना, उसका एक्साइटेड को हम लोग ज़्यादा ग्राउंड स्टेट मानते हैं, मतलब उसमें एक कम एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एक हाफ फील्ड वाला केस ले लेते हैं बच्चों। हाफ फील्ड में जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 24, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चलो इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर आपका आ गया 3d4, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये जो लास्ट वाला दो, ये जो D आपको दिख रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे आपको 3d4 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, ये जो एक ही ऑर्बिटल में, ये देखिए ये D ऑर्बिटल है, तो D ऑर्बिटल में ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम एनर्जी लेवल को बिलोंग करता है। ओके, दे ऑल बिलोंग टू द सेम एनर्जी लेवल। और इस तरह का हम लोग ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम एनर्जी लेवल में बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर सिमिलर एनर्जी में हुआ, या तो एनर्जी लेवल थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस हुआ, तो इजीली एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में वो आना जाना कर सकता है, ठीक है, या जंप कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो 4s और 3d में देख लो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ 4s, बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 4s में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने 3d4 लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 1 2 3 4, राइट।
तो क्या ये ज़्यादा सिमेट्रिक हुआ? नहीं, ये तो ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही लिखा है ग्राउंड स्टेट पे क्रोमियम का, ठीक है। तो ये देखो, ये ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। क्यों ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बहुत क्लोज है स्टेबिलिटी की ओर, राइट। ये ज़्यादा स्टेबल बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं से अगर डी ऑर्बिटल को यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन उसका वेरी क्लोज एनर्जी लेवल से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी से तो और मिलेगा नहीं, तो उसका वेरी क्लोज एनर्जी लेवल कौन है बच्चों? यहाँ पे एस है, ठीक है। तो वहां से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करके यहाँ लाता है तो कहीं ना कहीं से ये सिमेट्रिक बन जाए, तो होगा भी यूं। तो ये देखो होगा क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेगा। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस इस तरह से आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों 1 और इसमें हो गया बच्चों 5, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिमेट्रिक है। क्यों ज़्यादा सिमेट्रिक है? आप ध्यान से देख सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में आधा आधा करके इलेक्ट्रॉन मिल गया है, मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो ये पूरा एक सिमेट्रिकल वे में हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल किया है। इसके मतलब ये होता है कि क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे ये वाला नहीं है, बल्कि ये वाला अगर मैं 4s1 3d5 लिखता हूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसका एनर्जी लेवल कम है। अगर आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो पहले वाला हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 4s1 और 3d5 वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्रोमियम का एनर्जी लेवल क्या है, कम है, ओके, और ये ज़्यादा सिमेट्रिक भी है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे। क्लियर हो गया? ओके। और एक तो मैं कंप्लीटली फील्ड वाला एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रोमियम, आप लोग याद रखिएगा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉपर जो कि आएगा 29 में, जिसका एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले चलो कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 बच्चों 3p6 आपका, फिर आ गया 4s2, फिर फाइनली आ गया 3d आपका 9, ठीक है, 3d9। फिर से नोटिस करो यहाँ पे देखो ये लास्ट दो ऑर्बिटल में 4s और 3d में 4s और 3d सबसेल में क्या देखने को मिल रहा है कि d में 9 है और s में 2 है, ठीक है। तो ये मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का लिखा, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग लिखते हैं हम ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा? तो आंसर होगा नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा। अब समझ रही है कि क्यों ये स्टेबल नहीं होता है। द रीज़न इज देयर सिमेट्री। ये कोशिश करेगा, ये देखो 3d, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे 4s को लिख रहा हूँ, तो 4s2, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन 4s से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने d का ऑर्बिटल्स जो है मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 3d9, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 7 8 9, ओके, मैंने 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो क्या ये ज़्यादा सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक लग रहा है? नहीं, ये तो ज़्यादा सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आपको एक हाफ फील्ड मिल गया, तो ये तो सिमेट्रिक हो नहीं सकता। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहते हैं, या कहेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो फिर से हम लोग को क्या करना है, डी कोशिश करेगा कि क्योंकि ये बहुत क्लोज है, इट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट, टू द सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो डी कहीं ना कहीं से एस से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर ड्रैग करेगा। मतलब क्या होगा कि ये 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10। समझ में आ रहा है? सो दिस इज मोर सिमेट्रिक, ये ज़्यादा सिमेट्रिक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर सिमेट्रिक होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ज़्यादा सिमेट्रिकल वे में हम लोग करेंगे तो वो रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा एंड दैट विल लीड टू द स्टेबिलिटी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब यही होता है
कि हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्टेबल नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट मोर स्टेबल। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो गया बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा तब 4s1 3d10। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक मेन रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्रिकल होने के लिए ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहा है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हमेशा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ही होता है, और नहीं तो जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बिल्कुल माने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसी के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये तो था पहला रीज़न जो कि मैंने सिमेट्री से समझाया। अब चलो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं एनर्जी लेवल से, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपना एनर्जी को मिनिमाइज, या कोई सिस्टम अपना एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए एक गजब सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, ये आपस में ही अपने आप पे अपना पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ये कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या और कोई फॉर्म में ये रेडिएट कर देता है। ठीक है, तो इससे एक फायदा ये होता है कि एनर्जी लेवल जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, या एक सिस्टम जो होता है ये अपने आप को एक मिनिमाइज एनर्जी लेवल में मेंटेन रखता है। इस एनर्जी एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। यस, इसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी का नाम से जानेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सचेंज एनर्जी। ओके, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाहर में बहुत जोर से तूफान हो रहा है, बारिश हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है, सो यू कैन हियर दैट थंडरिंग साउंड, बट वी विल नॉट स्टॉप, हम कंटिन्यू रखेंगे इस लेक्चर को। ओके, सो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? नाम बता रहा है एक्सचेंज। कौन एक्सचेंज कर रहा है, क्या एक्सचेंज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है। कैसे एक्सचेंज कर रहा है, चलो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, होगा यूं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह लगेगा, ज़्यादा यहाँ पे स्पेस लगेगा इसको थोड़ा समझाने के लिए। चलो देखते हैं, आई होप कि बोर्ड इज क्लियरली विजिबल। मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं एक डी ऑर्बिटल को। ठीक है, ये डी सबसेल है, तो इसमें 5 आपको ऑर्बिटल मिल गए। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5। तो मैं सबसे पहले आपका D5 का कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे D4 से D3 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं D5 क्यों ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना पोजीशन को एक्सचेंज करता है, बट हाँ, ड्यूरिंग द एक्सचेंज आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सचेंज हमेशा सिमिलर स्पिन वाला में ही होता है, मतलब ऑपोजिट स्पिन वाला के साथ कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन, ये किस किस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करेगा, ये एक बार यहाँ जाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो पहला रूम में तो ये पहले से ही है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे आ सकता है, तो मैं फर्स्ट पोजीशन लिख रहा हूँ। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है दूसरा में, फिर ये इलेक्ट्रॉन थर्ड पोजीशन यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला पोजीशन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो दोनों एक्सचेंज हो गया। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4-4 करके आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये तो पहले से ही सबके साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ के 1 2 3 4 को काउंट किया। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो ऑलरेडी इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इसके साथ हो रहा है। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन का बात करता हूँ, तो ये 4-4 एक्सचेंज कर सकता है, माने 4 टाइम इट कैन एक्सचेंज इस पोजीशन विद द अदर इलेक्ट्रॉन जो कि सेम स्पिन में है।
अब बात करते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से मैंने पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया, ओके। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला का तो मैंने पोजीशन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना इसको एक्सचेंज मिल रहा है, रूम 1 2 3, समझ में आ रहा है। अब ऑब्वियसली दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोग को कि सर ने ये पीछे वाला क्यों नहीं लिया, नीचे क्यों नहीं गए हैं, ठीक है। बच्चों एक्सचेंज हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है लेकिन एक्सचेंज हमेशा आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इसको हम लोग आगे की तरफ कंसीडर करेंगे। आपको कंसीडर करना है कि आगे में कितना बॉक्सेस है, ठीक है। आप पीछे वाला नहीं लेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 3 एक्सचेंज मिल रहा है। तो इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ते रहूँ, चलो फिर से मैं और एक ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज कितना हो सकता है, सोचो। ये यहाँ जा सकता है और ये यहाँ जा सकता है, मतलब इसके लिए 1 और 2 एक्सचेंज एनर्जी या एक्सचेंज पोजीशन मिल सकता है, ओके। इसी तरह फाइनली मैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और समझते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सोचो कि ये फाइनली ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ तक जा सकता है। अब इसके पास तो एक ही घर बचा है जाने के लिए, तो इसके लिए एक्सचेंज कितना हुआ, 1, ओके। अब टोटल करते हैं कि कितना एक्सचेंज एनर्जी या कितना एक्सचेंज रूम या कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज कर पा रहा है इजीली, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज कर पा रहा है इजीली। तो यहाँ पे मैं हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो पहला बॉक्स लिया हो बच्चों, इसमें 4 एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल आ रहा है। यहाँ पे देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो लिए हो इसमें 3 एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल आ रहा है, एक्सक्यूज मी, ओके। यहाँ पे देखो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन लिए हो इसमें 2 एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है। और फाइनली जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पॉसिबल है। मतलब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना आ रहा है, 4 3 7 8 9, यहाँ पे 10। सो टोटल 10 एक्सचेंजेस यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 टाइम्स करके हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम हुआ 10 टाइम्स करके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता है, अपना रूम को एक्सचेंज कर सकता है। इससे उसको क्या फायदा होगा, एनर्जी को मिनिमाइज करने का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो गया हाफ फील्ड का ये कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये क्यों हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। चलो एक मैं केस दिखा देता हूं यहाँ पे। अगर हम लोग सपोज करो मैंने 3D ले लिया, सॉरी D3 ले लिया। मान के चलो कि मेरा 1 2 3 4 5 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो इसमें कितना एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल है, खुद से सोचो कितना एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बार आ सकता है और एक बार यहाँ आ सकता है। तो इसके लिए मैं 1 2, समझ में आ गया, ओके। इसके लिए मैंने 2 ले लिया। अब नेक्स्ट फिर इसी को ड्रॉ करते हैं, बाकी और 2 का भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3। तो चलो इसका भी हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। बाकी ये एक्सचेंज एनर्जी इसके लिए 2 आ रहा है। अब इसके लिए एक्सचेंज एनर्जी कितना आएगा बच्चों, ये देखो खाली 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल। यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है। तो टोटल एक्सचेंज कितना पॉसिबल है यहाँ पे, कितना टोटल एक्सचेंज पॉसिबल है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 2 मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन के लिए 1, मतलब 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 3D4 ज़्यादा उसमें एक्सचेंज एनर्जी आएगा या 3D5 में। चलो इसको चेक कर लेते हैं फाइनली
ठीक है, तो यहीं पे हो जाएगा 3d4 और 3d5। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चलो देखो ये मैंने 3 या D4 का कॉन्फ़िगरेशन बनाया। खुद से सोचो कि D4 में कितना एक्सचेंजेस पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, इसको एक बार यहाँ लाया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जा सकता है। कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। इसको पीछे नहीं लेके जाओगे, ठीक है, और हमेशा आगे की तरफ ड्रैग करोगे, और वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 मतलब ये कितना जा सकता है, कितना, अगर यहाँ पे 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हो रहा है, राइट। पहला वाला इलेक्ट्रॉन के लिए 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हो रहा है। अब कोशिश करो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 2 3 4। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए कोशिश करते हैं एक्सचेंज करने की, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं 1, ये देखो 2, मतलब इसके लिए 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, ओके। अब कोशिश करते हैं बाकी और 2 के लिए भी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चलो कोशिश करो। अब ये इसके लिए कोशिश करते हैं, तो इसके लिए तो भाई एक ही एनर्जी पॉसिबल है, एक्सचेंज पॉसिबल है, तो 1। तो टोटल कितना मिल रहा है एक्सचेंजेस यहाँ पे? 3, इससे यहाँ से 2 और यहाँ से 1, मतलब टोटल हमको एक्सचेंज यहाँ पे 5 6 मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, हम लोग को 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल हो रहा था, ठीक है। वहीं पे अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो ओनली 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल, ठीक है। अब खुद से सोचो कि तब 3d5 ज्यादा स्टेबल हुआ या 3d4 ज्यादा स्टेबल हुआ? 3d5 ज्यादा स्टेबल हुआ। इसीलिए तो 3d4 से क्रोमियम के लिए क्या होता है, उसमें 3d4 होता है। तो 3d4 में हमको ज्यादा एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटीज नहीं आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा स्पिनिंग भी नहीं कर पा रहा है, या ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, एनर्जी को मिनिमाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम लोग सोच के देखो, जैसे ही तुमने 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, वहां पे 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल आ रहा है, 10 एक्सचेंज पॉसिबल आ रहा है, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करने का मौका मिलेगा, और वो ग्राउंड लेवल में रह सकता है इजीली, राइट। सो इसीलिए 3d5 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, या हम लोग कह रहे हैं हाफ फील्ड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो 3d4 से ज्यादा स्टेबल होता है। आई होप कि उसमें एक्सचेंज एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, तब एक्सचेंज एनर्जी ऑब्वियसली 3d5 में ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वहां पे 10 एक्सचेंज एनर्जी मिल रहा है, और यहाँ पे 6 एक्सचेंज एनर्जी मिल रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर। चलो फाइनली अब 10 और 9 का भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कितना हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 3d9 या d9 के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कितना एक्सचेंज पॉसिबल है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कलर से मान लेता हूँ, तब सुविधा होगा तुम लोग को समझने में। 1 2 3 4 5, इसको मैं ब्लैक करके मानता हूँ ऊपर वाला को, ओके। और जो इसका ऑपोजिट स्पिन है उसको मैं रेड मान लेता हूँ। चलो ये रेड है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों 3d9 या d9 के लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन को बना लिया, ठीक है। अब ब्लैक के साथ ब्लैक जाएगा, रेड के साथ रेड स्पिन कर पाएगा या एक्सचेंज कर पाएगा, क्योंकि ये सिमिलर स्पिन में ही एक्सचेंज पॉसिबल है, ओके। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है कहाँ तक जा सकता है? एक बार यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, और एक यहाँ आ सकता है, और एक यहाँ आ सकता है। तो ये वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके लिए हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल बच्चों? 4। तो ये 4 है अपवर्ड एरो वाला, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब नीचे वाला जो रेड आ रहा है, रेड के लिए क्या आएगा? चलो रेड के लिए, इसके लिए भी यही पॉसिबिलिटीज है, एक बार यहाँ जा सकता है, ठीक है, एक बार यहाँ जा सकता है, एक बार यहाँ जा सकता है, यहाँ तो जा नहीं सकता है, राइट। तो इसके लिए कितना एनर्जी पॉसिबल है? इसके लिए 1 2 3, मतलब रेड के लिए मुझे 3 पॉसिबल एक्सचेंज मिल रहा है, वहीं पे ब्लैक वाला के लिए मुझे 4 पॉसिबल एक्सचेंजेस मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ओके।
अब इसी चीज को मैं और एक बार रिपीट करता हूं दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो समझते हैं इसको। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का देखते हैं कितना एक्सचेंज पॉसिबल है। चलो इसको मान लेते हैं। तो ये एक बार यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और ये इस बॉक्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये सेम स्पीड में आ रहा, तो इसीलिए ये यहाँ पे भी एक्सचेंज कर सकता है। तो 1 2 3, मतलब अब इसमें हमको 3 एक्सचेंज मिल रहा है। बट नीचे वाला का क्या? ओके, ये वाला देखो, इसको कहाँ तक एक्सचेंज कर सकते हैं? यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ओनली 2 एक्सचेंज पॉसिबल नज़र आ रहा है, या पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका नीचे आ जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन का भी खबर ले लेते हैं थोड़ा। ओके, 1 2 3 4 5, ओके। चलो नीचे ले लेते हैं इसको, 1 2 3 एंड 4। चलो अब खुद से कोशिश करके देख सकते हैं कि किसमें कितना एनर्जी आ रहा है एक्सचेंज। ये देखो, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है? एक यहाँ एक्सचेंज हो सकता है और एक यहाँ एक्सचेंज हो सकता है, मतलब इसके लिए 2 एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। बट रेड के लिए यहाँ पे हमको एक ही एक्सचेंज नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओनली 1 एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो बाकी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 2 3, आपका यह हो गया 4, 1 2 3 4 5, ओके। और ये हो गया 1 2 3 4। चलो लास्ट बचा है, इधर में हमको मिल रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो मैंने ले लिया था 3, अब 4th वाला ले लेते हैं ये। तो इसके लिए तो एक ही एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब रेड के लिए कितना एक्सचेंज पॉसिबल है? इसके लिए एक भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो ये रेड के लिए कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। मतलब वो स्पिन वाला जो रेड में देखो डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एक्सक्यूज मी, तो इसके सिमिलर स्पिन वाला नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। मतलब इसके लिए पॉसिबिलिटी मुझे एक ही मिल रहा है। तो अब टोटल कर लेते हैं, ओके, कि कितना टोटल यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक्सचेंज। सबसे पहले मैं अपवर्ड एरो के लिए मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला केस में मुझे 4 मिला, उसके बाद मिला मुझे 3, उसके बाद मिला मुझे 2, उसके बाद मिला मुझे 1। सो 4 3 7 8 9 और एक 10। तो यहाँ पे आपका 10 एक्सचेंज पॉसिबल आ रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। वहीं पे देखो बच्चों, अगर मैं रेड वाला ले लेता हूँ, रेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन देख लो, ठीक है। तो रेड के लिए आपको पहले मिल रहा है 3 या 3, फिर आपको 2, फिर आपको 1, मतलब आ रहा है 3 + 2 + 1, कितना आ रहा है टोटल? 3 2 5 1 6। आपको 6 एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल मिल रहा है। सो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि 16 एक्सचेंजेस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3D 9। आप चेक करते हैं कि 3D 10 के लिए कितना आता है। चलो, तो मैं डायग्राम और ज़्यादा ड्रॉ करके टाइम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इसी में और एक इलेक्ट्रॉन पुट कर देता हूँ। चलो मैं अब ग्रीन कलर के यूज़ करके, सपोज कर लो कि तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, या मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, रेड से ही दे दिया। चलो मान के चलते हैं कि अब यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये 3D 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपका यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो रहा है कि रेड के लिए और एक बढ़ गया, मतलब रेड के लिए यहाँ पे 3 से आपका हो गया 4, ठीक है। ब्लैक के लिए तो नहीं बढ़ा, ब्लैक तो वैसे के वैसे ही रह गया, ठीक है। इसका देखो बच्चों और बढ़ गया, इसमें और एक, ओके। तो यहाँ पे भी आ गया आपका 3। वीडियो नहीं रोकेगा, क्लास में नहीं रुकूंगा, ठीक है। बाहर में थंडरिंग हो रहा है, आवाज़ मिल रहा होगा आपको, बहुत फ्लैशिंग मिल रहा है, बट आई विल नॉट स्टॉप द लेक्चर, ओके। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ओके। चलो यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है एक्सचेंज, यहाँ पे 2 एक्सचेंज मिल रहा है। देखो हर जगह में एक एक करके एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रहा है, राइट। और यहाँ पे आपको एक्सचेंज कितना मिल गया, जो कि 0 मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया, ओके। तो मैंने 3D 9 के लिए जो बनाया था, मैं उसको 16 में यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ।
अब 3D10 के लिए क्या आ रहा है, चलो उसको हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3D10 के लिए अपवर्ड के लिए कितना आ रहा है, अब चेक करो। देखो 3D10 के लिए ऊपर वाला के लिए पहला वाला में आ रहा है 4, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा के लिए आ रहा है 3, फिर तीसरा आ रहा है 2, फिर फाइनली आ रहा है 1। मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे 10 के 10 रह रहा है। बट नीचे क्या कुछ चेंजेस आया, चलो उसको चेक कर लेते हैं, तब हम लोग का आंसर क्लियर हो जाएगा। ये देखो पहला में आ गया 4, फिर यहाँ पे आ गया 3, फिर यहाँ पे आ गया 2 और फाइनली यहाँ पे आ गया 1। मतलब 4 3 7 7 प्लस 3 10। ये देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 10 एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबिलिटीज हो गया। मतलब यहाँ पे हमको 16 एक्सचेंज एनर्जी मिल रहा था, यहाँ पे हमको टोटल 20 एक्सचेंज एनर्जी मिल रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में दौड़ा दौड़ी कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा ऑर्बिटल को एनर्जी को, उतना ज्यादा वो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई 3D5, वाई 3D10 या D10, D5 हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने 2 एग्जांपल्स लेके मैंने समझाया। ये कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर में ऐसा ही होता है, ठीक है, बिकॉज इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल हो सकता है और स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिक होता है। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, क्यों उसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। ओके, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बट आई डिडंट स्टॉप। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो के साथ, बाय।